हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स के बारे में जाना था कि फोर्स सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग देखे फोर्स क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग समझे थे। सेकेंड क्लास में हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ के बारे में जाना, जहाँ से हम लोग एक रूल लाए थे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर हम लोग मोमेंटम के बारे में सीखे। फर्स्ट लॉ बताया कि फोर्स होता क्या है, सेकेंड लॉ बताया फोर्स कितना होता है, थर्ड लॉ में आप सीखते हैं कि फोर्स को यूज़ कैसे करना है। हालांकि न्यूटन्स थर्ड लॉ का डेफिनेशन तो खैर बहुत ईजी है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल से डेफिनेशन हम लोग यहाँ बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, जो वर्क हम लोग कर रहे होते हैं वो एक्शन कहलाता है। जैसे हम इस दीवार को ऐसा पुश कर रहे हैं, तो जितना जोर से हम दीवार को पुश करेंगे, दीवार भी रिटर्न हमको उतना ही फोर्स से पुश करेगा। तो मेरा जो फोर्स है वो एक्शन है, और दीवार रिटर्न में जो हम पे फोर्स लगाया वो हमारा रिएक्शन है। अगर यही क्वेश्चन दीवार के लिए तुमसे पूछा जाए तो दीवार हम पे जो फोर्स लगाया वो दीवार का एक्शन हो गया, और मेरा फोर्स उसके लिए क्या है, रिएक्शन हो रहा है। कहीं भी आप, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी, ए बी को अगर हिट कर रहा है 10 न्यूटन से, तो बी भी ए को हिट करेगा 10 न्यूटन से। ए जो बी पे फोर्स लगाया ये एक्शन कहलाया, बी जो ए पे रिटर्न लगाया ये फोर्स रिएक्शन कहलाता है। दूसरी बात क्या है, ये एक्शन रिएक्शन का फोर्स हमेशा इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट। और हम दीवार को इधर पुश कर रहे हैं तो दीवार हमको अपोजिट इधर पुश करेगा। दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। यही होता है एवरी एक्चुअली एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं। अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है कि हम अगर दीवार को ऐसा जोर से हिट करते हैं, बहुत जोर से 10 न्यूटन का फोर्स मैं इस पे लगाया, तो हम 10 न्यूटन दीवार पे लगाए, दीवार भी हम पे 10 लगाया, तो ये फोर्स अगर हम दीवार को हिट किए थे तो एक फोर्स हो गया प्लस 10 न्यूटन, जितना जोर से हम दबाए, दीवार हमको उल्टा वापस पुश किया तो ये फोर्स कितना हुआ, माइनस 10 न्यूटन। मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हमको चोट नहीं लगना चाहिए था। सिंपल सा लॉजिक है। आप किसी को किसी चीज़ में टक्कर मारते हैं 50 न्यूटन से, वो भी आपको 50 न्यूटन से टक्कर मार दिया, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है 50-50, डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो ऐड होकर तो वो 0 हो जाना चाहिए था। यहीं पे ये वाला फोर्स हो गया प्लस 10 न्यूटन, ये वाला फोर्स हो गया माइनस 10 न्यूटन। ए बी पे लगाया प्लस 10 तो बी ए पे लगाया माइनस 10, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कोई चोट नहीं लगना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर रिजिड बॉडी हो तो देखो, बैलेंस्ड फोर्स का जो डेफिनेशन बताया गया था उसमें कहा गया था सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। याद कीजिए, आप लोग फर्स्ट क्लास में बताया गया था सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0, दैट इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। केवल एक बॉडी होना चाहिए। आप एक टाइम में एक बॉडी पे जितना फोर्स लगा के आप उसी को ऐड कर सकते हैं। हम इस दीवार को धक्का मार रहे हो, दीवार अलग बॉडी है, मैं अलग बॉडी हूँ, दो बॉडीज़ का फोर्स आप साथ में ऐड नहीं कर सकते। फोर्स अब तभी ऐड कर सकते हैं जब वो एक बॉडी पे लग रहा है। ये ए बी पे लगा रहा है 10, बी ए पे लगा रहा है 10। आप कितना फोर्स लगाए ये मायने नहीं रखता, आप पे कितना फोर्स लग रहा है ये मैटर करता है। केवल ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है आप हमको सो बताइए। तो ए पे एक फोर्स लग रहा है जो बी लगा रहा है 10 का, ए कितना लगाया इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट केवल इसी से कि ए पे कितना लगा, तो ए पे तो केवल बी ही लगाया ना 10 का, मतलब इस पर केवल नेट फोर्स 10 न्यूटन का है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी दीवार को हिट किया 50 न्यूटन से, तो आप दीवार पे कितना फोर्स लगाए 50 न्यूटन, तो ये दीवार का नेट फोर्स है। दीवार आप पे कितना लगाया 50 न्यूटन, तो आप कितना लगाए इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप पे कितना लग रहा है केवल वही हम कैलकुलेट करते हैं। एक बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है केवल वो कैलकुलेट किया जाता है, ना कि वो जितना लगा रहा है। मान लीजिए तुम कहीं जा रहे हो गाड़ी से, तुमको कोई टक्कर मार दिया, कोई मोटरसाइकिल से ही आके आपको टक्कर मार दिया, तो आपका तो कुछ डैमेज होगा। अब जाके आप भी उसको टक्कर मार दीजिएगा तो आपका डैमेज इक्वल थोड़ा ही हो जाएगा। आपके बॉडी में केवल डैमेज वही रहता है जो आपको लगा। आप कितना अगले को डैमेज कर दिए उससे आपके डैमेज को कोई असर नहीं पड़ता। आप अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार रहा है तो आपको चोट लगेगा, आप अगर जाके उसको एक थप्पड़ और मार देते हैं तो बैलेंस नहीं हो जाता है। आपके बॉडी में जो नेट चोट लगा आपको वो एक थप्पड़ का ही है। आप उसको 20 थप्पड़ मारते हो तो ऐसा नहीं है कि आप 19 थप्पड़ पॉजिटिव में चल रहे हैं। तुम्हारे बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है काउंट केवल वही होता है डैमेज के टाइम। आपने कितना फोर्स लगाया इससे कोई इंटरेस्ट
नहीं है। न्यूटन बोलते हैं कि रूल्स बैलेंस्ड फोर्स का तभी है जब वो सारा का सारा फोर्स के एक पर्टिकुलर बॉडी का ऐड कीजिए। वो बॉडी कितना फोर्स लगाया उससे कोई मतलब नहीं है, उस बॉडी पे कितना फोर्स लगा केवल वही काउंट होता है। क्लियर? ड्रॉबैक्स का मतलब कहाँ कहाँ ये गलत हो जाता है। सबसे पहला तो बॉडी रिजिड होना चाहिए, ये हम लोग शुरू में भी पढ़े थे। न्यूटन्स का लॉ केवल वही काम करता है जहाँ बॉडी परफेक्टली सॉलिड हो। जो बॉडी परफेक्टली सॉलिड नहीं है वहाँ पे ये रूल्स काम नहीं करेगा। दूसरा, ये सारा रूल्स पॉइंट मास के लिए बनाया गया है। जिनको रिजिड बॉडी पॉइंट मास नहीं समझ में आ रहा है वो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तीसरा, एक्शन रिएक्शन फोर्स तो इक्वल है ही, और फोर्स एक टाइम में एक बॉडी पे केवल लगने वाले फोर्सेस को ऐड कीजिए। वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगा रहा है ये कभी भी काउंट में नहीं आता है। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? एक क्वेश्चन भी है इसमें, जैसे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में पूछा जाता है। हॉर्स कार्ट को जितना फोर्स से खींच रहा होता है, कार्ट भी हॉर्स को उतना ही फोर्स से खींच रहा होता है। तो आखिर हॉर्स कैसे फिर आगे बढ़ पाता है? मान लीजिए ये आपका हॉर्स है, कहीं आप ही किसी कार्ट को खींच रहे हैं। ये कोई कार्ट है, टमटम गाड़ी टाइप, तुम इसको खींच रहे हो 10 न्यूटन से, तो कार्ट भी तुमको कितना से खींचेगा? 10 न्यूटन से। नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो फिर तुम कार्ट को लेके आगे कैसे बढ़ पाते हो? रियलिटी में हम कार्ट को खींचते ही नहीं हैं। न्यूटन का कहना है कि जो भी बॉडीज आपस में कनेक्टेड है वो सब एक बॉडी है। रियलिटी में हम जमीन को पीछे पुश करते हैं और ये जमीन हमको आगे पुश करता है रिएक्शन फोर्स के तौर पे। और हम लोग चलते कैसे हैं? हम लोग चलते वक्त ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, रिएक्शन में ग्राउंड हमको आगे पुश करता है और हम लोग आगे चल पाते हैं। क्लियर? और हमारे बॉडी से जो भी चीज़ कनेक्टेड होगा वो भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ेगा। हम लोग, अगर ऐसा होता ये पूरा का पूरा को केवल एक बॉडी मानते हैं न्यूटन। जो भी बॉडीज आपस में कनेक्टेड है सबको एक बॉडी माना जाता है। हम लोग चलते भी रिएक्शन फोर्स के वजह से ही हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन में एक टर्म है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आप कहीं जा रहे हैं, किसी से आपका टक्कर हो गया, कोई मोटरसाइकिल से आया, आपको टक्कर मार दिया, आपको चोट लगा। तो अगर वो आपके बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपका बॉडी पे तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों फोर्स नेट कितना है? ये मान लीजिए आप हैं, ये मोटरसाइकिल है, ये आया आपको 20 न्यूटन से हिट किया, तो आपने भी तो इसको रिटर्न 20 न्यूटन से हिट कर दिया है। आपका फोर्स हो गया +20, इसका हो गया -20। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। आपको चोट नहीं लगना चाहिए था, जबकि लगता है। क्यों? सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक सिस्टम है, और वो जो फोर्स ऐड करने का आपको तरीका बताया गया था बैलेंस्ड फोर्स वाला, कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक टाइम में एक बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है आप उसी को ऐड कर सकते हैं। ये दोनों तो डिफरेंट बॉडी हो गया ना, आप अलग है, मोटरसाइकिल अलग है, तो आप इन दोनों फोर्स को ऐड नहीं कर सकते। इस पर कितना फोर्स लगा जो 20 का, बस वही काउंट होगा। इस पर भी जो फोर्स लगा 20 का, केवल वही काउंट हुआ। आप पे कितना फोर्स लगा वो आपके डैमेज को बताएगा, आप कितना लगाए उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी अगर 2-3 बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, किसी एक बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है जब आप निकाल रहे हैं, तो केवल देखिए इस पे कितना लगा, ये कितना लगाया अगला पे, इससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए फोर्स अभी इस पे भी 20 लग रहा है, इस पे भी 20 लग रहा है, ये बैलेंस्ड का केस ही नहीं है। हम लोग चलते कैसे हैं? हम लोग ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, तो रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन है जो कि हमको आगे पुश करता है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे हॉर्स एंड कार्ट वाला बड़ा पॉपुलर है, कि कोई घोड़ा है, ऐसा मान लो ये कार्ट है, कार्ट टमटम टाइप, यहाँ ऐसा एक घोड़ा से ही बंधा हुआ है, ऐसा घोड़ा इसको खींच रहा है मान लीजिए, तो ये घोड़ा इसको मान लीजिए 50 न्यूटन से खींच रहा है इस कार्ट को, तो कार्ट भी तो 50 न्यूटन से इस घोड़ा को खींच रहा होगा पीछे। नेट फोर्स क्या हो गया? 0। फिर भी घोड़ा कैसे आगे बढ़ता है? सबसे पहली बात, जो भी बॉडीज आपस में कनेक्टेड है किसी भी सोर्स से, किसी धागा से, किसी रस्सी से, तो उसको हम एक बॉडी एज्यूम करते हैं, उसको अलग अलग बॉडीज नहीं मानते। ये हॉर्स एक्चुअली में कार्ट पे फोर्स ही नहीं लगाता है, ये हॉर्स ग्राउंड को पीछे धक्का मारता है और ये ग्राउंड को पीछे पुश करता है, रिएक्शन में ग्राउंड इसको आगे पुश करता है, और इस ग्राउंड का जो रिएक्शन फोर्स है उसके वजह से ये हॉर्स आगे बढ़ता है, और ये कार्ट इस हॉर्स के बॉडी से कनेक्टेड है, इसलिए ये भी साथ साथ मूव कर गया। क्लियर? तो इन सारे टर्म्स का आपको ध्यान रखना है। न्यूटन के रूल्स का कुछ ड्रॉबैक्स भी है। पहला, ऑब्जेक्ट एकदम फुल्ली सॉलिड रिजिड बॉडीज होना चाहिए।
पॉइंट मास होना चाहिए। ये सब क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तीसरा, जो भी बॉडीज आपस में कनेक्टेड है उन सबको आप एक बॉडी मानिए, एक सिस्टम मान के चलिए। क्लियर? आप सबको एज ए डिफरेंट बॉडी मान के, जैसे ये ए और बी आपस में कनेक्टेड है, अगर हॉर्स और कार्ट आपस में कनेक्टेड है तो अगर हम बोलते हैं कार पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये 50 इस टोटल पे लगा, ना कि पर्सनल केवल कार्ट पे। जो भी कनेक्टेड है हम सबको एक बॉडी अभी मान के चलेंगे। क्लियर? यही था न्यूटन्स थर्ड लॉ। किसी आदमी को कोई डाउट है यहाँ तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाद बाकी फोर्स के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक्स है अब तो ये कंप्लीट हो चुका है, हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर?